नमस्कार, वन टीवी की हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर विमान दुर्घटना से बचा, 144 यात्री सुरक्षित। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर भगदड़ मामले में मिली जमानत, जल्द करेंगे कोर्ट में पेशी। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बीजेपी को 3 आपदाओं का सामना करने का किया दावा। राहुल गांधी ने शिक्षा को समाज का अधिकार बताया, निजीकरण की बजाय शिक्षा पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता जताई। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का बयान, कहा गाजा संकट में भी हम सही साबित होंगे, इजराइल से व्यापार निलंबित करने का दावा। गाजा में इजरायली सेना का ताज़ा हमला, 77 फिलिस्तीनी शहीद, कुल हलाकतों की संख्या 45,658 तक पहुंची। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई जब मुंबई से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जा रही विमान ने तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद विमान ने सुरक्षित रूप से आपात लैंडिंग की, जिसमें सवार 144 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहे। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शुक्रवार को जिलों का दौरा किया और विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल लाइटिंग परियोजना का उद्घाटन किया और कोतागुडम की श्री रामचंद्र कॉलेज में आयोजित एक बैठक में महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మార్పు కావాలని, అది ఇందిరమ్మతో రాజ్యంతోనే సాధ్యమని ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని తెచ్చుకొని సంవత్సరం పూర్తయింది. అనుకున్న ఆశయాలు చాలా వరకు ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంలో చేయగలిగాం. ఇంకా చేయాల్సినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఇచ్చిన ప్రతి మాటని తూచా తప్పకుండా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేకపోయినా పేదవాడి కోసం, పేదవాడి బాగోగుల కోసం ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోని మన ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు కొత్తగూడెం నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం. స్థానిక శాసనసభ్యులు పెద్దలు సాంబశివరావు గారు, అదే రకంగా స్థానిక పార్లమెంటు సభ్యుడు రఘురామరెడ్డి గారు, అందరం ఇప్పుడే సెంట్రల్ లైటింగ్ కూడా ఒకటి ఓపెన్ చేసుకున్నాం. కొత్తగూడెం నియోజకవర్గం అభివృద్ధిలో వెనకబడి ఉన్నమాట నిజం. ఇది గిరిజన ప్రాంతం, మైనింగ్ ఉన్న ప్రాంతం. ఈ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంలో స్థానిక శాసనసభ్యులు సాంబశివరావు గారు, స్థానిక పార్లమెంటు సభ్యులు రఘురామరెడ్డి గారి సారథ్యంలో తప్పకుండా ఈ కొత్తగూడెం నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రకాలుగా చిత్తశుద్దితో అభివృద్ధి చేయడానికి భవిష్యత్తులో ఈ ప్రభుత్వం ఉందని फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर भगदड़ मामले में जमानत बॉन्ड पर जमा करने की तैयारी में हैं और जल्द ही वह नामपल्ली कोर्ट में पेश होने वाले हैं। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये की 2 जमानती जमा करने की शर्त पर जमानत दी और गवाहों को प्रभावित करने से बचने की भी निर्देश दिए हैं। अभिनेता को कोर्ट में उपस्थिति की उम्मीद है क्योंकि वह न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए तैयार है। సండే రోజు హీ హాస్ టు అటెండ్ పోలీస్ స్టేషన్ అండి, చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ అటెండ్ కావాలి. అందరికీ ఉన్న అక్యూజ్డ్ ఉన్న కండిషన్స్ సేమ్ కండిషన్స్ ఇంపోజ్ చేసినారు. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, जिन्होंने पहले आम आदमी पार्टी की शासन को आपदा करार दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी को 3 बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और दिल्ली चुनाव के लिए उनके पास कोई स्पष्ट मुद्दा नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी पर 43 मिनट की लंबी भाषण में गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे और उन्होंने लगभग 43 मिनट्स का 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को
केवल गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी दिल्ली के लिए। दिल्ली की संविधान में एक अजीब सिचुएशन है, दिल्ली हाफ स्टेट है, तो दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं। कुछ मुद्दे एक सरकार के अंडर में आते हैं और कुछ मुद्दे दूसरी सरकार के अंडर में आते हैं। तो दिल्ली में 2015 में लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। उसको अब 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े। इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क, इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिक्षा को समाज के प्रत्येक सदस्य का अधिकार बताते हुए सरकार से निजीकरण के बजाय शिक्षा पर अधिक खर्च करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार को पर्याप्त धन निवेश करना चाहिए। गांधी ने यह भी कहा है कि किसी भी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जो केवल निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहित से संभव नहीं हो सकता। I feel that a country needs to guarantee quality education to its people. And I don't think that the best way to guarantee quality education to our people is to privatize everything. Because frankly, when you bring the sort of financial incentive into the game, you don't actually give a quality education. I mean, I've said this many times, the best institutions in our country are government institutions, yours being one of them, right? And so I argue for much more money being spent in education by governments. I also have serious problems with the way our education system is set up. I don't think our education system allows the imagination of our children to thrive. You might not agree with me, but I think it's a very restrictive system, top-down system, and I don't think it is broad enough, right? It's very narrow. I mean, I walked from Kanyakumari to Kashmir, and I must have spoken to thousands of kids, and I asked them, what do you want to do? Lawyer, doctor, engineer, army. It can't be that there are only 5 things to do in this country. But that's what our education system is pushing. That, success, as we said, success as far as our education system is concerned is, if you're an engineer or a doctor, you join the IAS, IPS, or then you get into the forces. And really, that's just going to be 1% of our population. Maximum 2. 90% of our population is never going to do this, right? So the whole thing is geared towards this 1 or 2% who are going to become engineers, doctors, and then poor fellows, when they don't succeed, then they are, they're depressed and they're upset that I couldn't make it. But really, it's impossible for 90% of India to become engineers and doctors, and it's not even required. I mean, it doesn't make sense. So, allowing kids to do what they want and allowing them to experience and do multiple things. Our education system disregards many things. It undervalues many professions, overvalues these 4 or 5 professions, and then tells everybody, "Bhai, yehi karna hai." So those are the type of things I would change. What is one of the few important things that you would like to see change in the Indian higher education system? In India, but what I remember in the classroom was there's a very clear hierarchy. There's the teacher, and we are students. And that person has a role, and we have a role. And that person is going to basically tell us
what he knows. So it's very hierarchical structure, and knowledge is imparted straight down. And sometimes if the student says, I don't agree or I don't understand, the teacher will be like, listen, keep quiet. And if you do that too many times, he put you at the back of the class, and he'll like his 5-7 so-called, call them toppers or sidekicks or whatever, who will repeat what he says, right? The strength of the American system, which is that they will allow you to express yourself, they will allow you to engage with them, and they will broaden your vision. But where they completely fail and they're not interested at all is in the internal system. So they're very interested in what is outside you, the road, the tree, the animals, everything outside. But inside, they're zero. Literally, they don't even have a concept of it. Whereas in India, we might not be so good at the outside, but we are pretty good, especially our traditional systems are pretty good at introspection, looking inside, self-observation, right? And then we have certain basic principles here, ahimsa, truth, etc., that are very powerful but are not in our education system. Namaste sir, my name is Aman Mota. Sir, what is your vision about the research capabilities, especially in a research institute, considering there is a cut down in research fund and increase in the research consumable and in equipment, sir? In my view, innovation will come broadly from the act of production. The problem is that we are not actually producing. Or the innovation emerges from the act of production. Okay? So that's one problem. The second problem in India is that we don't respect labor. So we don't actually respect the act of production. We respect conceptual work. Our society doesn't respect that physical work done by hand. And so we don't fund that work done by hand. We're not actually respecting the skill. And we're not giving money to the skill. But innovation comes from the skill. Innovation doesn't come from the sky. If you start respecting the carpenter, you start respecting the cook, you start respecting the shoemaker, you start respecting the mechanic, then you will start putting money into his business. And the moment you put money into his business, you'll get innovation. So I think one of the things that I want to push is moving more into the physical production space. So to me, really innovation comes from that space. Put as much money you want in R&D. If you're not actually producing the thing, it'll just be a budget. धार जिले के पीतमपुर क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड द्वारा 337 टन जहरीले कचरे को जलाने की योजना के खिलाफ शुक्रवार को भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें सड़कों को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई, यानी सड़कों को बंद करने की कोशिश की गई और प्रदर्शनकारियों ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें 2 लोग झुलस गए। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रात को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कहा है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक पीतमपुर में कचरा नहीं जलाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है और इस नाते से हमने सदैव जनता के हित को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है और साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विभिन्न प्रकार के अलग अलग याचिकाओं के और अलग अलग प्रकार के दिए गए आदेश की सुरक्षा के मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि माननीय न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था और परिवहन का पूरा आदेश भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि
जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन तब तक हम इसमें आप कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं करते। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि इतिहास ये साबित करेगा कि जैसे वह सीरिया में सही थे वैसे ही गाजा संकट में भी उनकी स्थिति सही साबित होगी। एर्दोगान ने इस बात पर भी जोर दिया है कि तुर्की ही एक ऐसा मात्र देश है जिसने इजराइल के साथ अपने व्यापार को पूरी तरह से निलंबित कर दिया है। उन्होंने सीरिया में सरकार विरोधी समूहों के दमिश्क पर नियंत्रण करने और बाथ पार्टी के शासन के अंत का भी उल्लेख किया। गाजा में इजरायली सेना की क्रूरता जारी है और ताज़ा हमले में 77 और फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गाजा सिविल डिफेंस के अनुसार मध्य गाजा के नसीरात शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमलों में कम से कम 14 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुए हमलों में कुल 77 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों की संख्या 45,658 हो गई है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है, जिसमें 2 दिन पूरे हो चुके हैं। इस समय टीम इंडिया 145 रनों से ऑस्ट्रेलिया से आगे चल रही है, लेकिन भारतीय टीम ने दिन खत्म होने तक 6 विकेट गंवा दिए हैं। अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि सिडनी टेस्ट की चौथी पारी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कितना बड़ा लक्ष्य दे सकती है। आखिर में हेडलाइंस फिर। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर विमान दुर्घटना से बचा, 144 यात्री सुरक्षित। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर भगदड़ मामले में मिली जमानत, जल्द करेंगे कोर्ट में पेशी। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बीजेपी को 3 आपदाओं का सामना करने का किया दावा। राहुल गांधी ने शिक्षा को समाज का अधिकार बताया, निजीकरण की बजाय शिक्षा पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता जताई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान, कहा गाजा संकट में भी हम सही साबित होंगे, इजराइल से व्यापार निलंबित करने का दावा। गाजा में इजरायली सेना का ताज़ा हमला, 77 फिलिस्तीनी शहीद, कुल हलाकतों की संख्या 45,658 तक पहुंची। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।